नमस्कार दोस्तों, मैं कविता शर्मा श्री गंगानगर से हाजिर हूँ वर्तमान समय में एक बड़े संकट के रूप में मंडराती वैश्विक महामारी कोरोना की पृष्ठभूमि और इसके विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, जिस मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कोरोना कल, आज और कल। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम कोरोना की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे, जिसकी झलक आपको मेरी लिखी कविता की कुछ पंक्तियों में मिलेगी कि मानवीय महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबी सहमी सी प्रकृति, हावी होते विषाणु, क्रूर होती नियति, निरंतर गतिशील संक्रमण जैसे साक्षात काल का भ्रमण, बौनी तकनीक बेबस विज्ञान लाचार नजर आता है हर अनुसंधान, बेकाबू महामारी का टूटता कहर, शवों के हैं ढेर पीछे उजड़े शहर, बेकाबू महामारी का टूटता कहर, शवों के हैं ढेर पीछे उजड़े शहर, भयभीत यौवन अचंभित बचपन कि कंक्रीट के जंगलों में कैद है जीवन, सुनसान गलियां, वीरान जगर, खौफजदा हवाएं और मौसम का कहर। जी हाँ दोस्तों, लगभग ऐसा ही या यूं कहें कि इस महामारी का इससे भी अधिक विभत्स रूप हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि किस प्रकार चीन के वुहान प्रांत से निकले इस कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व को अपनी संक्रमण की चपेट में जकड़ लिया। इस संक्रमण ने चीन के वुहान में सर्वप्रथम जबरदस्त तबाही मचाई। उसके बाद इटली, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड जैसे कई यूरोपीय देशों के साथ साथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीपों के कई समृद्ध देशों को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गौरतलब है दोस्तों कि इनमें से अधिकांश देश विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काफी समृद्ध हैं, काफी उच्च पायदानों पर आसीन हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कोरोना की एक संक्षिप्त सी पृष्ठभूमि। अब बात करें हम वर्तमान स्थिति की, तो आज लगभग विश्व के 200 देश इस विषाणु की चपेट में हैं। दुनिया के लगभग 64 लाख के करीब लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। लगभग 4 लाख के करीब लोग काल के गाल में समा चुके हैं और 30 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संपूर्ण विश्व में अगर संक्रमण की स्थिति देखें तो अमेरिका 19 लाख संक्रमितों के चलते प्रथम स्थान पर है, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोग वहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं। अब ये तो बात थी दोस्तों ओवरसीज की। अब बात करें अगर भारत के संदर्भ में, तो भारत में देखा जाए तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत, उसमें प्रारंभिक जो संक्रमण का दौर था, जो स्थिति थी वो काफी धीमी थी अन्य देशों की तुलना में, लेकिन धीरे धीरे ये जो संक्रमण है ये बढ़ने लगा। इसका अगर रोकथाम की बात करें तो हमारी सरकार ने सही समय पर जो लॉकडाउन जैसा कदम उठाया और सरकार के द्वारा कई ठोस और मजबूत निर्णय लिए गए, और इसके साथ साथ कोरोना वॉरियर्स, जिनमें हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पुलिस और पत्रकार आदि शामिल हैं, तो इसकी कोरोना की गति को रोकने का सारा श्रेय इन सभी को दिया जा सकता है। साथ ही इस दौर में सामाजिक मेलजोल और सद्भाव की जो मिसाल हमारे देशवासियों ने प्रस्तुत की, उसका भी नजारा हमें देखने को मिला, जो कि काफी सुखद था कि किस प्रकार देश की जनता ने गरीब और असहाय लोगों के लिए भोजन, पानी, दवा और कई असहाय महिलाओं, बच्चों, निराश्रितों को आश्रय दिया और उनके लिए आवश्यक जो चीजें थी उनकी व्यवस्था की। साथ ही अपनी सरकार का सहयोग करते हुए कदम से कदम मिलाकर उनके निर्णयों को स्वीकार किया और कहीं ना कहीं उनकी यथासंभव पालना की। वहीं अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो कुछ भ्रमित लोगों के द्वारा सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए लॉकडाउन की धज्जियां भी उड़ाई गई, जिनके लिए पुलिस या सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। साथ ही अगर देखें दोस्तों, तो इसी काल में कोरोना वॉरियर्स पर हमले, आगजनी, लूटपाट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया गया, जो इसका एक दुखद पहलू है। अब बात करते हैं भारत में वर्तमान में संक्रमण की स्थिति की। तो दोस्तों, वर्तमान में संक्रमितों का आंकड़ा हमारे देश में लगभग 2 लाख के करीब पहुंच चुका है।
लेकिन आशाजनक और राहत की बात यह है कि हमारे देश में अब भी मृत्यु दर और लोगों के स्वस्थ होने की जो गति है वो तुलनात्मक रूप से दूसरे देशों से कहीं बेहतर है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या इस महामारी से लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की, हमारे कोरोना वॉरियर्स की है? क्या आम जनता को इसमें सहयोग नहीं करना चाहिए? क्या जनता के सहयोग के बिना हमारी सरकार पूर्ण रूप से इस पर लगाम लगाने में सफल हो सकेगी? नहीं दोस्तों, यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है और इस बात का खास जोर देकर मैं कहना चाहूंगी कि फिलहाल इस बीमारी का कोई भी कारगर वैक्सीन या कारगर दवा विश्व के किसी भी देश के पास उपलब्ध नहीं है। तो मात्र बचाव ही इसकी एक रोकथाम का मात्र उपाय रह जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सरकारी दिशा निर्देशों की पालना तो करनी ही होगी, लेकिन दोस्तों हमें इस वायरस से डरना नहीं है। जब तक हम डर नहीं निकालेंगे अपने मन से, तब तक हम इस पर काबू नहीं पा सकेंगे। तो हमें ध्यान रखिएगा, हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है। हमें इससे डरना नहीं है, फिर से कहना चाहूंगी, हमें इससे लड़ना है ताकि आने वाले समय में हम इसकी रोकथाम जो है उसको करने का कोई सुदृढ़ प्रयास कर सकें या इसकी गति को धीमा कर सकें। क्योंकि दोस्तों आने वाला समय होगा जिसमें हो सकता है वायरस का जो ये संक्रमण है ये अपनी चरम स्थिति पर हो। तो जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा लोगों का डर भी बढ़ेगा, लेकिन अब हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अगर जो डर गया सो मर गया। तो हमें ये आदत हम कैसे डालेंगे कि हमें अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ नियम बनाने होंगे जिन्हें हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। जैसे नियमित मास्क का प्रयोग किया जाए, भीड़ भरे स्थानों पर यथासंभव जाने से बचें, सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, शुद्ध और सात्विक आहार लें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, उन्हें सैनिटाइज करते रहें, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, उनका विशेष ध्यान रखें। यदि मामूली सर्दी खांसी जुकाम की भी स्थिति हो तो अपने आप से कोई दवा ना करें, बल्कि डॉक्टर से परामर्श लें। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई सभी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें। तो दोस्तों सरकार ने भी धीरे धीरे अलग अलग चरणों में अभी फिलहाल लॉकडाउन में छूट देना शुरू कर दिया है। उसका उद्देश्य क्या है कि न केवल उद्योग धंधे, रोजगार, मजदूरों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिले, बल्कि साथ ही साथ लोगों में एक जो भय का माहौल बन गया है उसको कम किया जाए और सामान्य जीवन को वापस से पटरी पर लाया जाए ताकि जीवन सुचारू रूप से चल सके। दोस्तों हो सकता है ये वायरस लंबे समय तक हमारे साथ रहे, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। हमें इससे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तभी हम इस संकट की स्थिति से उबर पाएंगे और हम जरूर कामयाब होंगे। इसी शुभेच्छा के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।